नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम। तो पेपर नंबर 1 का नाम बताया गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का इतिहास। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो वहाँ का सिलेबस ज़रूर उठा लीजिएगा और उठा के देख लीजिए कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का इतिहास है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, कहीं पेपर नंबर 3 या 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, जब आप पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पर आपको ये लगेगा कि सर ने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है, हमने सारी चीज़ें रट रखी है, अभी जो पेपर आएगा चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जब आपके सामने पेपर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि भैया जो सर ने पढ़ाया था एक भी प्रश्न नहीं आया। तो वहाँ पर सर की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी, गलती आपकी होगी, क्योंकि बार-बार सर बोल रहे थे कि भैया एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सिलेबस चेक कर लेना है। ठीक है? इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें आपको एकदम से रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने ही आने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को कहीं पे एक जगह पे लेट जाइए, रजाई-वजाई के अंदर। ठीक है? ठंडी है, और खुद को सेफ रखिए, पढ़ते रहिए। हम आपकी सेवा में परमानेंट तत्पर रहेंगे। ठीक है? वही तो कहा जाएगा, तत्पर। हाँ। चलिए, बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के स्रोत बताने हैं आपको। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन हुए हैं, ठीक है, उनके स्रोत क्या क्या रहे हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि प्राचीन भारतीय शासन पद्धति का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो जो आपका प्राचीन भारत है, इसकी जो शासन पद्धति है, मतलब चाहे कैसे लोगों के ऊपर नियंत्रण रखना है, कैसे विद्रोह ना होने पाए, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना फैलने पाए, तो जो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को शासन पद्धति कहा जाता है। तो जो शासन पद्धति है उसका इतिहास कहाँ से माना जाता है? तो वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है, वहीं से माना जाता है, और मुगल शासन की स्थापना तक फैला हुआ है। कब तक हुआ है? जब तक मुगलों ने आक्रमण नहीं किया था, और जब से ही मुगल आक्रमण करके यहाँ पे भारत पर आते हैं, अपना राज्य स्थापित करते हैं, वहाँ तक माना जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे हमें प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है वह प्राचीन साहित्य, वेदों, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों तथा बौद्ध जातकों आदि से मिलती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहते हैं कि जो प्राचीन भारत की शासन पद्धति थी उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जो कुछ भी जानकारी मिल रही है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है? तो प्राचीन जो इतिहास रहे हैं उनसे मिल रही है, हमारे वेदों से हमें उसके बारे में प्राप्त होता है, पता चलता है, हमारे धर्म सूत्रों से हमें पता चलता है, हमारे धर्म शास्त्रों से हमें पता चलता है, उपनिषदों से पता चलता है, पुराणों से पता चलता है, महाकाव्यों से, जैन ग्रंथों से तथा बौद्ध जातकों से। जैसे हम लोगों में क्या होता है, पुराण, महाकाव्य ग्रंथ हुए हैं, वैसे बौद्ध में जो ग्रंथ होते थे उनको जातकों कहा जाता था। ठीक है, जातक कहा जाता, क्या कहा जाता? जातक। तो वही बता रहे बौद्ध जातकों आदि से क्या होता है, मिलता है। आगे लिखते हैं, इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की शासन पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ये अर्थशास्त्र केवल लिखा गया है, इसमें बात सारी राजनीति की गई है, लेकिन नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, कामांदकीय। ठीक है, कामांदकीय नीति शास्त्र, फिर शुक्र नीति आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि अगर हम वेदों, पुराणों, महा और ग्रंथों को छोड़ दें तो उसके बाद भी कई सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए थे जो भारत की शासन पद्धति के ऊपर ही थे। जैसे कौटिल्य जी ने एक अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है, और एक कामांदकीय नीति शास्त्र था, एक शुक्र नीति था। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट रूप से आ जाते हैं, ये सारे ग्रंथ जो भारतीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय शासन पद्धति के लिए लिखे गए थे। अब बात करते हैं आगे संस्कृत साहित्य। क्या मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत साहित्य में लिखे गए अनेक ग्रंथ जैसे कि पाणिनि का व्याकरण, ठीक है, किसका है? पाणिनि का व्याकरण, कालिदास का रघुवंश, ठीक है, उसके बाद शिखादत्त के
मुद्रा राक्षस आदि से भी प्राचीन भारतीय शासन पद्धति की सूचनाएं मिलती हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो पहले आपने देखो तीन हिस्सों में इन्होंने बांटा है। पहला इन्होंने बांटा कि हमें साहित्यों से पता चला, वेदों से पता चला, धर्म सूत्रों से पता चला, धर्मशास्त्रों से पता चला, उपनिषदों से पता चला, पुराणों से, महाकाव्यों से, जैन ग्रंथों से तथा बौद्ध जातकों से। ये पहला स्रोत उन्होंने बताया। दूसरा स्रोत बताया कि इनके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ लिखे गए जो भारत शासन की पद्धति के ऊपर ही लिखे गए थे। उसमें से पहला आ गया आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा आ गया कामांधकीय नीति शास्त्र और तीसरा आ गया शुक्र नीति। ठीक है, ये आपके तीन ग्रंथ यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे साहित्य भी लिखे गए थे जो संस्कृत में थे। किसमें थे मेरे प्यारे दोस्त? संस्कृत में थे। जैसे आपका आ गया पाणिनि का व्याकरण, कालिदास का रघुवंश, ठीक है, उसके बाद विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक है, ये तीन आपके क्या आ जाते हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे। और ये किसके ऊपर थे? तो जो हमारा भारतीय शासन पद्धति है उसी के ऊपर ये सारी चीजें लिखी गई थी। ठीक है, तो इन तीनों जगह से, जो तीन जगह बताई गई हैं मोटी तौर पे, मोटी मोटा तौर पे, इन्हीं तीनों जगह से हमें क्या होता है, अपने भारतीय जो प्राचीन भारतीय राजनीति रहे, राजनीतिक चिंतन रहे हैं, उनका स्रोत यही रहा है। वहीं से हमें इनके शासन पद्धति के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आई होप ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको सारी चीज़ें, इस पूरी ठंडी में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक रजाई ले लीजिए, उसी के अंदर मोबाइल चला लीजिए, आराम से लेटे लेटे सुनिए। एक बार में समझ में आए, दो बार में समझ में आए, तीन बार में समझ में आए, आराम से उन चीज़ों को दो तीन बार आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी। बिल्कुल मुफ्त है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके उन सारी चीज़ों को अब खुद से मर्जी आ रहा है कि सर हम खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। रजाई के अंदर मोबाइल का उजाला रहता है, कोई बिल्कुल समस्या नहीं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्नों के बारे में। मेरे भाई दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वेदों की संख्या एवं नाम। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ ले भैया, ये तो छोटा छोटा बच्चा हमारे यहाँ का जानता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 हैं। पहला वेद आपका ऋग्वेद है, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। ये 4 वेद आपके जो हैं मेरे प्यारे दोस्त बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न कुछ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक मिनट। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुराण क्या है आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? पुराण क्या है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पुराण को सामान्य रूप में प्राचीन से जोड़ा जाता है। मतलब बताते हैं कि अगर हम पुराण के बारे में जानें तो ये आप कह सकते हैं नॉर्मली ये प्राचीन मतलब कि बहुत पुराने समय से जोड़ा जा रहा है। पुराण हिंदुओं के धर्म, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथ है। क्या है? आख्यान ग्रंथ है जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों मुनियों, ठीक है, उसके बाद राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। मतलब बताते हैं, अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है इससे संबंधित एक आख्यान ग्रंथ है। ठीक है, उसमें हमें सृष्टि के बारे में पता चलता है, लय के बारे में पता चलता है, प्राचीन ऋषियों के बारे में पता चलता है, प्राचीन मुनियों के बारे में, राजाओं के वृत्तांत के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये वैदिक काल के काफ़ी बाद के ग्रंथ हैं। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, जब आप वैदिक काल की बात करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा बाद के ये ग्रंथ हैं, बाद में लिखे गए थे, जो स्मृति विभाग में आते हैं। किसमें आते हैं? स्मृति विभाग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो चीज़ें याद रह जाती हैं तो आपने उनको लिख दिया। जैसे आप मान लीजिए आप बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, अब आपको मन करता है कि ये घटना हुई थी, बड़ी अच्छी थी, या ये चीज़ें हमें लिख देनी चाहिए, इससे हमें आगे सीख मिलेगी। तो आपने उस समय तो नहीं लिखा था, लेकिन आपने मरते मरते या बुढ़े होते होते लिख दिया कि हमारे बाद कोई ना कोई तो इसे पढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ। आगे लिखते हैं कि भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत, क्या बहुत, ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं, बहुत
बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या बताते हैं? ये जो आपके पुराण हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू अपनी रखते हैं खुद की पर्सनल, ठीक है, इंडिविजुअल। बात करते हैं 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं की गई हैं। मतलब बता रहे हैं जो ये 18 पुराण हैं इसमें 18 में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र माना गया है। किसी में विष्णु भगवान की महिमा, तो कहीं पे शिव भगवान की महिमा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इस प्रकार से। तो क्या हुआ कि इसमें सभी देवताओं को अलग अलग केंद्र मान करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप पुराण के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे अच्छे से प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। किसके बारे में? चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति पर मनु के विचार लिखिए। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने अपने क्या विचार रखे हैं, वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत आसान प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिएगा कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत के अनुसार हुई है। उनका मानना यह है कि कोई एक दैवी शक्ति है जिसने क्या किया है, राज्य को बनाया है। राज्य उन्हीं से उत्पत्ति हुआ है, उन्हीं से जन्म लिया है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये कौन मानते हैं? आपके मनु जी मानते हैं। वह राजा को 8 प्रधान देवी देवताओं का प्रतीक मानता है, ठीक है। जो आपके 8 प्रधान देवी देवताएं होते हैं उन्हीं का प्रतीक किसको मानता है? वो जो है मनु जो है वो राजा को ही मानता है कि वो भी एक देवी देवता के रूप में ही है। देवी देवता तो नहीं है, बस उन्हीं का अंश है जो हमारे बीच आया है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि राजा केवल देव नहीं बल्कि विशिष्ट देव है। हम क्या मानते हैं कि राजा को हम केवल देव नहीं कहेंगे, ये एक विशिष्ट देव के रूप में आता है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उसके अनुसार राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मनु का मानना है कि राजा का आप कभी भी अपमान नहीं कर सकते हैं, भले ही वह बालक हो, भले ही वो क्या हो, बालक भी हो। अगर राजा बना दिया जाए तो आप उसका अपमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राजा देव तुल्य है, जैसे भगवान को मानते हैं उसे वैसे ही राजा को माने। उसके नियमों का उल्लंघन करना देवताओं और ईश्वरों के नियमों का उल्लंघन होगा। मतलब बता रहे अगर उसका नियम, उसके द्वारा कोई नियम बनाया जा रहा है और अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली देवी देवताओं के नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं, राजा का ही नियम, राजा के नियम का ही उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन मानते हैं? तो आपके मनु जी मानते हैं। तो आई होप ये आपका मनु जो राज्य की उत्पत्ति के संबंधित में मनु ने जो अपना विचार रखा है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मंडल सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? मंडल सिद्धांत के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। आप लिखेंगे कि मंडल सिद्धांत से अभिप्राय राज्य का प्रभाव क्षेत्र, इसका केंद्र बिंदु, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राज्य होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि राज्य का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, मतलब राज्य का जहां तक प्रभाव अपना, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है, यहीं तक इनका राज्य है। तो राज्य का जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसमें लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं कि इसका जो केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक है, क्या विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राज्य होता है। मतलब कोई ऐसा राज्य है जिसके दिमाग में केवल यही चलता हो कि बस हमें जीतना ही जीतना है, हमें जीतना ही जीतना है। ये पड़ोसी वाले को छक लो, उसके बगल वाले को छक लो, उसके बगल वाले को छक लो, ऐसे उसके दिमाग में जब चले तो वही आपका मंडल सिद्धांत कहलाता है। लिखते हैं मनु के अनुसार राजा को निरंतर अपने क्षेत्र के विस्तार में लगे रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं मनु जो बताते हैं कि जो राजा हो उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें बनी रहनी चाहिए। एक इंडिविजुअल तरीके से, या आप कह सकते हैं कि अनिवार्य तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी रूप से उसके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहनी चाहिए कि उसके अपने जो राज्य हैं उसको लगातार विस्तृत उसको करते रहना है, करते रहना है, कभी रुकना नहीं है, ठीक है। आगे लिखते हैं ऐसा कार्य महत्वाकांक्षी राजा ही कर सकता है। ऐसा कार्य कौन कर सकता है? जो महत्वाकांक्षी राजा होगा वही कर सकता है। राजा को दूसरे राज्य से संबंध बनाए रखना चाहिए। और राजा को क्या करना चाहिए? दूसरे राज्य से भी संबंध बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सबको मार ही पीट रहे हो, सबसे दुश्मनी ठाने बैठे हो ना। क्या करना है? आपके पड़ोसी राज्य जो हैं, आपके आसपास के जो राज्य हैं, उनसे भी संबंध आपको बना करके रखना है। कब कहाँ पे कोई काम आ जाए क्या पता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे देंगे मंडल सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहे हैं कि मनु का सप्तांक सिद्धांत क्या रहा है, ठीक है। मनु मतलब मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसको एक नाम दे दिया गया था सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। मनु ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सप्तांग सिद्धांत। उसमें उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक दार्शनिक मनु
ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं और उसको हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पहला उन्होंने जो अंग बताया वो बताया है स्वामी, मतलब राजा। जो राजा होता है वो पहला अंग होता है राज्य का। दूसरा अमात्य, क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अमात्य, ठीक है। तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा दंड, छठा कोष और सातवां मित्र। समझ रहे हो आप? पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा दंड, कोष और मित्र। ये 7 अंग जो हैं क्या बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये आपके मनु ने बताए हैं कि एक राज्य के, किसी भी राज्य के ये 7 अंग होने ही होने चाहिए, होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? कि कौटिल्य के विचारों में गुप्तचर व्यवस्था, मतलब बता रहे हैं कि जो कौटिल्य जी ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उन्होंने नीतियों के बारे में बताया है, नियमों के बारे में बताया है, उसमें उन्होंने गुप्तचर की क्या व्यवस्था बताई है, गुप्तचर कैसा होना चाहिए, क्या उसके बारे में बताया है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखते हैं कि कौटिल्य ने युद्ध काल एवं शांति काल में गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। मतलब कहाँ कहाँ बताते हैं? कौटिल्य बताते हैं कि अगर युद्ध हो रहा है तब भी आप गुप्तचर व्यवस्था को अपनाइए, और अगर शांति काल भी है तो भी आपको गुप्तचर व्यवस्था को अपनाना ही अपनाना है। ये कौटिल्य जी का मानना है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं कि कौटिल्य के अनुसार विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की स्थिति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें अपने अनुकूल करने या बनाए रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। क्या बताते हैं कौटिल्य जी? कौटिल्य जी बताते हैं कि जितने भी राज्य हैं आपके आस पड़ोस के हैं या उनसे थोड़े बहुत दूर भी हैं, तो उसमें अपने गुप्तचर आपको क्या करने चाहिए? राजा का काम ये होना चाहिए कि वो अपने गुप्तचर वहां पर भेजे और उस राज्य, जिस राज्य में गुप्तचर जा रहे हैं, वहां की स्थिति के बारे में, वहां के नीति ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। उसकी नीति कैसी है, उस राज्य की स्थिति कैसी है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करें, जानकारी हासिल करें और उन्हें अपने अनुकूल करने, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलवाने के लिए या बनाए रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। आपको ऐसा रखना चाहिए कि वो आपसे कभी बैर ना करें, आपके अनुकूल ही चलें। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ रही तो कम से कम आपके साथ वो खड़े रहें, ठीक है। आगे लिखते हैं ये गुप्तचर व्यापारी भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, धर्म प्रचारक के रूप में वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। मतलब इतने यहाँ पे बताएं, जैसे कोई गुप्तचर अगर आपको भेजना है तो व्यापारी के रूप में भेज दीजिए, शिक्षक के रूप में या धर्म प्रचारक के रूप में आप वहां पर भेज सकते हैं। आगे लिखते हैं कि योग्यता और कार्य के आधार पर कौटिल्य ने गुप्तचर की 3 श्रेणियां बताई हैं। कितनी श्रेणियां बताई हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो योग्यता और कार्य, मतलब उनकी आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी और वर्क के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 3 श्रेणियों में इनको बांटा है। पहली श्रेणी बताया है निःशिष्टार्थ। क्या मेरे प्यारे दोस्त? निःशिष्टार्थ। दूसरा परिमितार्थ और तीसरा आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त शासना आहार, ठीक है, शासनाहार। ये आप यहाँ पे 3 प्रकार के जो है गुप्तचर इन्होंने किसने बताए हैं? कौटिल्य जी ने बताए हैं, ठीक है। लिखते हैं कि निःशिष्टार्थ पूर्ण अधिकार संपन्न दूत होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, परिमितार्थ जो होते हैं ये 3/4 गुणों से युक्त होते हैं और शासनहार आधी शक्ति से युक्त होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने तीनों के बारे में बताया है, ठीक है। तो आई होप ये आपका 7वां नंबर प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वें नंबर प्रश्न के बारे में क्या बात करें? अभी देखिए 18 लगभग 18-19 मिनट का समय हो गया है, ठीक है। और वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम वहाँ पे एनालिसिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर दिखाता है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन 6 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट। तो इस प्रकार से 1-1 घंटे का वीडियो बना डालो और आप लोग केवल 6 मिनट देख के छोड़ देते हो, 5 मिनट देख के छोड़ देते हो। तो इससे ना मुझे मज़ा आता है ना आपको ही मज़ा आता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस को बनाएंगे, जैसे 18 मिनट 19 मिनट का वीडियो बनाएंगे। आप आराम से इनको देखकर लाभान्वित हो जाएंगे। आप भी खुश, मैं भी खुश कि सर ने 7 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। 2 बार देख लेंगे, ये 7 क्वेश्चन रट जाएंगे। 7 में से अगर 4 भी आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। समझ रहे हो ना बात को? तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखते रहना है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।